जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की लेसन नंबर 6, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसके पहले हम लोगों ने जान चुका था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम लोगों ने जाना था भूमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, और लास्ट में जाना था जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जैवमंडल का निर्माण हो जाता है, जिसमें हम लोग जीते रहते खाते पीते हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। भूमंडल में भी भूमंडल का ही यह एक भाग है स्थल रूप। स्थल रूप पर ही इस तरह के यहाँ पे चीज़ें हैं, ऊबड़ हैं, खाबड़ हैं, उनका क्या नाम है, उन्हीं सब नामों से हम परिचित होंगे। संक्षेप में जानकारियाँ दी गई हैं। जब हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की मतलब क्लास बाय क्लास पढ़ते जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप जो नॉलेज है हमारे अंदर फिट होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम एक कोने में यहाँ पे चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है, इस चित्र को कहते हैं हम लोग जलप्रपात। इसको कहते हैं जलप्रपात। क्या होता है कि जब जल ऊपर से गिरता है उसको ही कहा जाता है जलप्रपात। इस जलप्रपात का हमारे जीवन में या हमारे यहाँ बहुत ही उपयोग किया जाता है। जहाँ पर भी जलप्रपात हो, जैसे इनसे क्या किया जाता है ना कि बिजलियाँ भी बनाई जाती हैं। किसके माध्यम से? टरबाइन के माध्यम से, मोटर के माध्यम से। खैर, आगे हम जब लोग पढ़ेंगे तो ऐसी जानकारियाँ हासिल करते रहेंगे। आपने कई स्थल रूपों के बारे में जाना होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह जो है सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं, कुछ भाग नीचे हैं, कुछ समतल हैं, कुछ असमतल हैं। असमतल अर्थात बोले तो ऊंचे हैं, नीचे हैं। ये स्थल रूप दो प्रकार के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस पे खड़े हैं, जिस मैदान पे खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जैसे जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे पैंजिया के बारे में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में। आज अपना जो भारत जहाँ पे है एशिया महाद्वीप में, यह भारत एशिया महाद्वीप में आ कहाँ से गया, यह किसका भाग है, सब हम जानेंगे। और यही बता रहा है कि हम लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज जिस मैदान पे हम लोग खड़े हैं, इन मैदानों में धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर तो लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक आंतरिक प्रक्रिया, एक बाह्य प्रक्रिया, एक प्रथम प्रक्रिया, एक दूसरी प्रक्रिया। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया एक ही है। इसके माध्यम से क्या होता है कि बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कभी ऊपर उठ जाती है तो कभी नीचे धंस जाती है। चलिए, यहाँ पर एक और चित्र दिया गया, इस चित्र को देख लेते हैं, हो सके आइडिया अच्छे से लग जाए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्या होता है? जब पर्वत इस तरह से लगातार एक लाइन में बने हों उसको ही पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये है पर्वत। इस पर्वत को समझने से पहले इस कोने का हम चीज़ समझ लें। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। जो 600 मीटर से ऊंचा अधिक हो उसको हम पर्वत कहते हैं। 8000 मीटर से ऊंचे पर्वतों के नाम बताएं। तो हिमालय जो पर्वत है वह कितना है? 8000 से ऊपर है। तो जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। यानी कि देखिए, ये पर्वत है, पर्वत से थोड़ा सा नीचे क्या होता है? पठार होता है। और ये जो पहाड़ी है यह थोड़ा सा नीचे होता है, फिर पठार होता है। यहाँ पे देखिए, ये सहायक नदी है। सहायक नदी यह होती है, यह कहीं किनारे से निकलकर मुख्य नदी में मिल जाती है, उसको ही हम सहायक नदी कहते हैं। झील, झील क्या होता है कि
जैसे झील कई प्रकार के होते हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक चाप झील भी होता है। जब नदी इस तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है और जब यही नदी यहाँ से मुड़ जाती है और जो ये भाग बच जाता है कट के, उसको ही चाप झील कहते हैं। झील का मतलब ये होता है कि कहीं झील कई प्रकार से बनते हैं। अपरदन के कारण भी बन जाते हैं। नदियाँ क्या होती हैं कि वो अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से बहने लगती हैं, तो वहाँ पर भी झील हो जाता है। तो ये जो दिखाया गया यह झील है, ये नदी है, ये डेल्टा है और ये नदी मुहाना है जहाँ नदी आकर के सागर में मिल जाती है। ये वितरिका है, यानी कि यहाँ से नदी फूट कर इधर उधर चली जा रही है, इसको ही हम वितरिका कहते हैं। अब देखते हैं, ये है प्रायद्वीप, ये है प्रायद्वीप और ये है द्वीप। प्रायद्वीप यानी कि उसे कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में जाना था स्थल संधि और जल संधि। जो एक स्थल दूसरे स्थल से किसी संकरे स्थल से जुड़ा हो, पतले स्थल से जुड़ा हो, उसे स्थल संधि कहते हैं। जो जल के द्वारा जुड़ा हो, उसे जल संधि कहते हैं। और ये जो समतल भाग है, इसको ही हम मैदान कहते हैं। और जो एकदम मैदान के किनारे वाला भाग होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। अब आ जाते हैं, यहाँ पे घाटी दिख रहा है, तो घाटी किसे कहते हैं? जब नदियाँ चलती हैं तो वह अपने साथ क्या करती जाती हैं? अपरदन करती जाती हैं, मिट्टियों को काटती जाती हैं। काटते काटते इस तरह नदी बह रही है, तो काटते काटते क्या होगा? यहाँ पे गड्ढा टाइप में बन जाएगा, उसको ही हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और ये क्या है? समुद्र है, यहाँ पे मिल जा रही हैं सभी नदियाँ। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी प्रक्रिया है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य आंतरिक प्रक्रिया, अंदर के पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होता है, तो उसके कारण जो घटनाएं होती हैं उसे आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन एक बाह्य प्रक्रिया भी होती है। बाह्य प्रक्रिया स्थल के ऊपर होती है, जैसे टूटने फूटने की प्रक्रिया। हवा चल रहा है, किसी पत्थर को लगातार पहाड़ को घिस रहा है, वह क्या हो जाएगी? बाह्य प्रक्रिया। अब देखिए, घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह जब टूटकर घिस जाती है, उसको ही हम अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अपरदन होकर के छोटी हो गई, अब फिर निक्षेपण हुआ, उसी पे जमा हुआ, तो वह क्या हो गया? फिर से उसका पुनः निर्माण हो गया। ये 2 प्रक्रियाएं, बहते हुए जल, अपरदन और निक्षेपण, ये 2 प्रक्रियाएं कहाँ कहाँ होती हैं? बहते हुए जल में, वायु के माध्यम से और बर्फ के द्वारा। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। उनके ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर हम विभिन्न स्थल रूपों को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं? 3 प्रकार में। कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत के बारे में जानेंगे, पठार के बारे में जानेंगे और मैदान के बारे में जानेंगे। इतना असमानताओं के बीच लोग इसमें कैसे रह रहे हैं, उसके बारे में भी हम लास्ट में जिक्र करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, कृत्रिम ऊंचाई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य जाता है और वहाँ पे पत्थर जुटा जुटा करके एक पर्वत का निर्माण कर देता है। यह पृथ्वी की सतह की क्या होती है? प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार बहुत चौड़ा होता है। यह अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों में भी ऊंचे होते हैं, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी और यही कारण है कि बहुत ऊंचे पर्वतों पे मोटी बर्फ की चादर रहती है। चलिए आगे जान रहे हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। यह कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप या हम नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं।
कोई कह दे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्यों? तो इसका जवाब ये होगा कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ठीक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है, एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लड़की का चित्र बनाकर दिखाया गया है कि इन्होंने कई कागजों को लिया है और उसको समतल रख करके दोनों तरफ से जब वह दबाव डाल रही हैं, तो ये जो ऊपर उठ रहा है, इसी तरह से क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उन पर्वतों के बारे में हर प्रकार की जानकारी जानेंगे कि किस तरह से पर्वतों का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि प्लेट विवर्तनकी में हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि प्लेटें कैसे खिसक रही हैं। जैसे हमने शुरू में बात किया था कि प्लेटें क्या हो रही हैं? खिसक रही हैं। पूरे पृथ्वी पे कितनी प्लेटें हैं, कौन कौन सी प्लेटें हैं, कौन प्लेटें कहाँ से चल करके यहाँ तक आई हैं या यहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हम आगे लेंगे। भूप्रपट्टी के बारे में जानते हैं। वलित पर्वत। अभी चलिए पर्वतों के प्रकार में चलते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय पर्वत, आल्प्स तथा एंडीज। आल्प्स कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। हिमालय भारत में है, भारत या चीन। और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए बता दिया, एशिया की, यूरोप की और दक्षिणी अमेरिका की। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई में और आकार में क्या होती है? भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब चलिए देखते हैं वलित पर्वत क्या होता है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस चुकी है। उत्तरी अमेरिका की आल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। बहुत सा बड़ा भाग टूट गया है और यह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, या भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को हम हार्ट्स कहते हैं, उत्खंड भ्रंश कहते हैं, और नीचे वाले दबे भाग को ग्राबेन यानी कि द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। अब आ जाते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। जैसे ज्वालामुखी जब फटती है तो ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है और जो ये मैग्मा लावा निकलते हैं, बाद में यही ठंडे होकर के जो निर्माण होता है पर्वतों का, वही क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। जैसे यदि कोई पूछे कि हमारे जीवन में पर्वतों का क्या उपयोग है, हम पर्वतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि पर्वत हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। पर्वत जल के संग्रहगार हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत हैं।
इनमें हिमानियाँ स्थित होती हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वेदिकाएं कृषि, यानी वेदिकाएं कृषि का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। सीढ़ीनुमा खेती इसलिए होता है क्योंकि इनकी ढाल इस तरह होती है। जब इस तरह से सीढ़ी टाइप में बना दिया जाता है तो जब यहाँ पे समतल समतल रहता है तो वहाँ पे पानी आसानी से रुक सकता है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकता है। उस प्रकार की जहाँ कृषियाँ होती हैं उन्हें वेदिकाएं कृषि कहते हैं। इन कृषि के बारे में हो सकता है हम लोग क्लास 8 में पढ़ें। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? देखिए, अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक दाब और ताप से मैग्मा का निर्माण हो जाता है और यही मैग्मा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बहने लगता है और जहाँ से इसको रास्ता मिलता है वहीं से ये मैग्मा ऊपर की तरफ स्थल पे आने लगता है। ये है लावा। ये सब क्या है? लावा है। ज्वालामुखी के विशेष जानकारी के मतलब ज्वालामुखी का जो डीपली जानकारी है वह हम हो सकता है रेफरेंस बुक में और अच्छे से जानें कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ का ज्वालामुखी बहुत भयानक है, कहाँ का ज्वालामुखी भयानक नहीं है, ज्वालामुखी से भी हम क्या लाभ उठा सकते हैं, ज्वालामुखी से अपने व्यवहारिक या दैनिक जीवन में क्या नुकसान है, ये सब हम जानेंगे। अब हम जानते हैं पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, मेज के समान होती है और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जिस प्रकार पर्वत नए या पुराने हो सकते हैं वैसे ही पठार भी पुराने या नए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक की है। पठारों का अपने जीवन में क्या महत्व है तो यहाँ पे बताया गया है कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। मैंने शुरू में दिखाया था पठारों से क्या होती हैं, नदियाँ ऊंचाई से गिरती है जिसके वजह से हम बिजली बना सकते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब आ जाते हैं हम मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है। नदियाँ क्या होती है कि पर्वतों के ढाल से जब नीचे की ओर बहती है और वहाँ पे जब नदी बहती है तो अपरदित
भी करती है वहाँ की जगहों को, और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में क्या करती जाती है, निक्षेपित करती जाती है, और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। अब मैदानों का अपने जीवन में क्या महत्व है, मैदानों का, फील्डों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, परिवहन साधनों का निर्माण करना यहाँ पे आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हम जानते हैं कि स्थल रूप एवं लोग के बारे में। विभिन्न स्थल रूप है, लेकिन इन विभिन्न स्थल रूपों में भी लोग अपना समायोजन बना करके रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, चलिए देखते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जिस तरह का जहाँ पे जगह रहता है उस हिसाब से आदमी अपने आप को ढाल लेता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहना बहुत कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन एवं तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं कि जो पहाड़ पे रहते हैं उनमें क्या अंतर होता है, जो समतल भाग में रहते हैं उनके पास क्या अंतर होता है? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग में ले सकते हैं, इसका पता लगाइए। जो हमारे पास जल है, जो हमारे पास स्थल है, उन स्थलों का, उन जलों का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को लिखना है पॉइंट में। आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग जल का दुरुपयोग कर रहे हैं कि जल का सदुपयोग कर रहे हैं। जो स्थल हमें प्रकृति ने दिया है उस स्थल का हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, हम आसानी से अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को क्या करें, सुरक्षित रखें। यह पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, इस पृथ्वी पे रहने वाले हर जीवों का हक है कि वह पृथ्वी का अच्छे से लाभ उठाए, उसका दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमको गाली न दे, बल्कि यह कहे कि हमारे दादाजी ने, हमारे बुजुर्गों ने इस तरह से संसाधनों को बचाया, इस तरह से उन्होंने संसाधनों का यूज किया कि आज हम भी उन संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं। जब हम संसाधन पढ़ेंगे क्लास 8 में, तो वहाँ पे हम बहुत डीपली में जाएंगे, कई क्षेत्रों से जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक मिशन स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, साफ वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया, SBM, स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन आज हम कितने लोग इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा करते हैं, यह तो खुद हम ही जानते होंगे या आप लोग जानते होंगे कि हमारे अगल बगल की कैसा वातावरण है, किस तरह से हम पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण कराह रही है, पृथ्वी चिल्ला रही है और कह रही है कि मुझे बचाओ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं इस कोरोना काल में कि किस प्रकार से महामारी आई और सभी लोग परेशान हो गए। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।